नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जबकि प्रतियोगिता हर क्षेत्र में है और बड़ी गहरी प्रतियोगिता है, ऐसे में हम देखते हैं कि हर आदमी और विशेष करके विद्यार्थी वर्ग चिंता, तनाव और अवसाद में जी रहा है। कहीं तो ये आंशिक है और कहीं गंभीर स्थिति लिए हुए है। क्या आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है? किस तरह से नाड़ी परीक्षण के द्वारा इनकी पहचान की जाती है और कैसे आयुर्वेद में इनका उपचार किया जाता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम मानसिक रोगों का निदान और आयुर्वेद में आमंत्रित किया है अंचल के प्रतिष्ठित आयुर्वेद चिकित्सक एवं एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर वीएल सोनी जी को। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो प्रश्न मन में है वो ये कि अगर हम आयुर्वेद को समझना चाहें कि आयुर्वेद क्या है, तो सामान्यतः ये चर्चा में बात उठती है कि आयु का वेद ही आयुर्वेद है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आपके शब्दों में कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? आप बिल्कुल सही कहे कि आयु का ही वेद आयुर्वेद है। जी, तो विस्तार से कैसे समझें इसको? हाँ जी, अब इस बारे में यही कहूँगा कि एक जैसे मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक, आधुनिक चिकित्सा पद्धति केवल सिम्टम्स जो रोगी बोला, जी हाँ, कि मुझे खांसी है, सर्दी है, बुखार है, दर्द है, जी, दर्द की दवा, खांसी की दवा, बुखार की दवा। लेकिन आयुर्वेद में होता क्या है, जब तक आप परीक्षण नहीं करेंगे, यदि खांसी है, कौन सी खांसी है, अच्छा जी, ये कफज है, वातज है, पित्तज है, तीनों में खांसी होती है जी। तो यदि कफज है तो फिर ये जीर्ण श्वास कास माने ट्रॉपिकल इस्नोफीलिया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ड्राई कफ, वूपिंग कफ, ये सब पूरा क्लासिफिकेशन आप पल्स में कर सकते हैं जी। कि ये एक्चुअल कफ से है कि और दूसरे विकार से है। जी हाँ। वात नाड़ी में यदि देखते हैं तो हृदयगत माने हृदय से संबंधित वह खांसी है कि नहीं है। पित्त से देखें तो पित्त से संबंधित खांसी है कि नहीं है। ये वर्गीकरण होता है। हाँ, ये जब तक आप इसको स्पष्ट क्लासिफाई नहीं करेंगे जी, तब तक आप चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। और आयुर्वेद में ही ये संभव है जी। कि खांसी मैंने सर दर्द है, क्या सर दर्द है, उसमें ऐसा नहीं देखा जाता किस कारण से है। जी, स्पॉन्डिलोसिस से है, माइग्रेन से है, ट्यूमर से है, टेंशन हेडेक है, इंसोमिनिया से है, टिनिटस से है, मलेरिया से है, टाइफाइड से, किससे है। तो कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो है हाँ, वो गहन अध्ययन है, गहन अध्ययन रोग का और रोगी का, ये कह सकते हैं। अच्छा, ये आपने बात की कफज की बात की, पित्तज की, वातज की आपने, तो ये कफ, पित्त और वात, इनके आधार पर आयुर्वेद ने हमारे शरीर के रोगों को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। तो इसका क्या उद्देश्य क्या है और किस तरह से जो प्रमुख रोग हैं वो इस श्रेणी में आते हैं? कौन कौन से रोग हैं वो? अब जैसे विकार, यदि इसमें वात, पित्त, कफ, जी, इसमें बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, शरीर में बैलेंस बना के तीनों को रहना है। यदि जैसे कफ, आप एक सिंपल सा कफ लीजिए, खांसी हो रही है, आप देखेंगे बार बार यदि खांस रहा है वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो हाँ। वात और पित्त मैंने भूख उसकी खत्म हो जाती है। पित्त नाड़ी ये दबी होती है आपकी, जो यदि कफज प्रोमिनेंट है तो वात और पित्त वो दब जाता है, तो कफज हावी हो जाता है। वैसी यदि वातज है तो कफ और पित्त ये दबा रहता है। तो ये क्लासिफाई इसमें करते हैं, उसके अनुसार से फिर चिकित्सा होती है। जी हाँ। तो प्रमुख रोग कौन कौन से हैं जिनका इलाज जो है आयुर्वेद में ये कफ, पित्त और वात, इसके द्वारा पहचान कर किया जा सकता है? क्या इसमें उच्च रक्तचाप आता है? हाँ, उच्च रक्तचाप भी आता है जी। सबसे पहले हाइपरटेंशन के लिए यदि आप लेते हैं जी हाँ, तो काज ढूंढना बहुत जरूरी है। जी। क्या तनावग्रस्त है? जी। क्या
कोष्ठबद्धता है, कॉन्स्टिपेशन है, क्या इंसोमिनिया है, किस कारण से आपका उच्च रक्तचाप हुआ, हाइपरटेंशन क्यों हुआ, लिपिड माने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कैसी है, किडनी का फंक्शन क्या है, थायराइड का फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हैं। उसको जब तक आप क्लासीफाई नहीं करेंगे तब तक डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। तो आयुर्वेद में आयुर्वेद ये में परीक्षण संभव है और इसका इलाज संभव है। हाँ जी। और अगर हम बात करें मधुमेह की, डायबिटीज की, जो इन दिनों बहुत से लोगों में ये रोग जो है वो पाया जाता है, तो क्या इसको भी हम इस तरह से पहचान सकते हैं? हाँ, मधुमेह के पीछे सबसे पहले काज में जाइए जी। एक होता है इसमें लाइफ स्टाइल, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तनाव। जो व्यक्ति ज्यादा तनावग्रस्त होगा वही मधुमेह का शिकार होगा। यदि टेंशन फ्री है उसको मधुमेह डायबिटीज कभी नहीं हो सकता। मैं अपने 30 साल के प्रैक्टिस में देखा हूं कि यदि स्ट्रेस है वही डायबिटीज से पीड़ित होता है। जी। तो सबसे पहले उस टेंशन को या उस काज माने यदि हम लेते हैं उसका कारण क्या है, किस कारण से तनाव में है, उस तनाव को आप दूर कीजिए। ठीक, मतलब यह है कि कारणों को दूर करना जो है कारणों को वो पहला उद्देश्य है आयुर्वेद में। ये कह सकते हैं। जी। मानसिक रोग का निदान जो है वो और आयुर्वेद, तो तनाव की बात आपने कही, तो हम आपसे इसी पर एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि आज देखते हैं कि भागदौड़ की जिंदगी में युवा वर्ग जो है, विशेष करके विद्यार्थी वर्ग, बहुत तनाव में जीने लगा है। तो ये जो स्ट्रेस वो ले रहे हैं इतना, तो किस तरह से उनका उपचार किया जाए, कैसी जीवन शैली उनकी हो, दिनचर्या कैसी हो कि वो तनाव उनके जीवन से दूर रहे? आजकल के बच्चे सहज नहीं है। जी। यदि एक गांव से पढ़ा हुआ बच्चा यदि शहर में आता है, जी हाँ, तो शहर का जो वातावरण है, यहाँ जो जैसे कॉन्वेंट स्कूल में स्टडी यहाँ का बच्चा कर रहा है, हाँ। वो गांव से यदि सरकारी स्कूल से पढ़ के आया है, तो जो स्टैंडर्ड जो रहेगा पढ़ाई की, जो परिवेश का अंतर, उसमें कॉन्फ्लिक्ट पहले आता है। जी। अब यहाँ देखिए कि सिटी में हम जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, गांव में पढ़ते थे। जी हाँ। उद्बोधन लिखा रहता था। जी हाँ। शिक्षक का सम्मान से लेकर स्लोगन रहता था। स्लोगन को नारे जो है फॉलो वो करते थे। अनमोल वचन विचार। जी हाँ। शिक्षक के प्रति जो है ना, अभी भी हम मान लो दिख जाएं, कपकपा जाते थे उस समय, अभी भी हम वो सम्मान देते हैं। आज ये पीढ़ी इसको मतलब थोड़ा बदलाव है उनके विचारों में, मानसिकता में। जो सम्मान शिक्षक को देना चाहिए, जी, ये पीढ़ी तो मैं देख रहा हूं विद्यार्थी वर्ग के लिए। हाँ, इस पे भी तनाव के बीज हैं। हाँ, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन के कारण में वो सबसे पहले या तो हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। जी। दूसरा खाने पीने में जैसे एक लाइफ स्टाइल उसकी, जी, अनमनापन दिखाता है। हाँ, अनमनापन ने उसको फास्ट हर चीज में फास्ट, एजुकेशन फास्ट, मेरे को मार्क्स चाहिए, बहुत आगे चाहिए। वो नहीं देखेगा कि आगे पीछे क्या होगा, इसका आगे रिजल्ट क्या है। कोई भी चीज जल्दी अचीव कर लूं ये चाहता है, वेट नहीं करता। गति बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट है। जी हाँ, ये कह सकते हैं। सबसे पहले उसको संतुलित करें। जी। जब वो संतुलित होगा तो उसका आक्रोश मैंने समझने की कोशिश करे वो, जी, तो वो आक्रोश में नियंत्रण कर पाएगा। जब आक्रोश नियंत्रण होगा तब जाके स्ट्रेस कम होगा। जब स्ट्रेस कम होगा ऑटोमेटिक आपके जो मन से जुड़े हुए जो डिसीज हैं, मन रोग जो है ना, वो कम होंगे। अच्छा, ये जो परीक्षण तो हो जाता है इसमें, और क्या कोई औषधियां भी होती हैं आप लोगों के पास जिससे बहुत अच्छी मानसिक रोगों का इलाज हो सके? मानसिक रोगों की बहुत अच्छी औषधियां आयुर्वेद में हैं। तब तनाव का, चिंता का, अवसाद का, इसका इलाज जो है वो औषधियों के जरिए भी, इस माध्यम से भी किया जाता है। जी। अच्छा, तनाव की बात हमने की, चिंता की बात करते हैं। बहुत देखा जाता है कि लोगों में एंग्जाइटी अटैक जो है इन दिनों वो आम सा होता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये चिंता जो है उससे किस तरह से हमारे युवा वर्ग को, विशेष करके विद्यार्थी वर्ग को हम दूर रख पाए? एंजाइटी जो डिजीज है, जी, इसके पीछे मैं यही समझता हूं कि
या तो वो माने जैसे कोई गोल होता है जी, हमको ये हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, हमको उसी में चलना है, नहीं तो उसका ध्यान भटका रहता है कि मैं इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं, इस मैंने एकाग्रता की कमी। हाँ, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, मैंने दो घोड़ों की सवारी करता है जी। आदमी। वही सक्सेस होता है जो उसका टारगेट फिक्स हो जी। वो चाहे गिर जाए, पड़ जाए, टूट जाए, फट जाए, वो नहीं देखता, मुझे दिस माई गोल, और वहाँ अचीव कर ही जाता है, वो सक्सेस होता है। और मैंने इसमें कंसंट्रेशन, लगन, यदि लगन नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, जहाँ फ्रस्ट्रेशन आएगा तो वो पर्टिकुलर टारगेट हासिल नहीं कर सकता, मैंने गोल अचीव नहीं करता। वो कहते भी ना कि चिंता जो है हाँ, वो चिता के समान है। हाँ, सबसे पहले जो है नुकसान उसी का होता है जो व्यक्ति चिंता करता है। तो अनावश्यक चिंता किस तरह से स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करती है? एक क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? चिंता के पीछे एक ही वजह है, डर। जी। जीवन में सबसे बड़ी बीमारी की वजह है डर। यदि आप एक आपका आइडिया आया, जी, मान लो मुझे ये चोरी करनी है या मैंने चोरी कर लिया, तो मेरा वो अचेतन मन मुझे पहले डरा दिया, तुमने चोरी की। जी हाँ। वो बार बार मुझे इंगित करेगा तुमने चोरी की। जी। एक फोबिया, मतलब बाय द वे इसकी इंक्वायरी होती है, कल हाँ। के दिन मैं पकड़ा जाता हूँ, परिणाम क्या होगा? हाँ, परिणाम क्या होगा। तो एक डर वो बैठ गया। इस दरमियान कभी कोई इंक्वायरी हुई या कुछ किसी ने कुछ कहा तो वो फोबिया, वो डर और तगड़ा हो जाएगा। ये हर विषय में होता है, किसी हर भी विषय में, हर टॉपिक में। जी। मैंने वो मोर फोबिया को जो स्टेजेस हैं वो ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। जी। अब उसके बाद में फिर उसका टेंशन शुरू हो जाएगा। जी हाँ। कि मैंने तो कर लिया, अब इससे मैं बचूं कैसे। इसी उधेड़ बुन में उसकी नींद खत्म हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। जब स्लीप डिस्टर्ब होगा उसकी भूख खत्म हो जाती है और वो एंजाइटी या फियर और बढ़ जाता है। उसके बाद अटैक की स्थिति होती है। हाँ, उसको तो पैनिक अटैक भी होता है। उसी कारण कंट्रोल नहीं कर पाता, वो डे बाय डे घूमता जाता है वो डर। जी। जब वो डर घूमते आगे बढ़ते जाएगा तो आखिरी स्थिति हो जाती इंसेनिटी, पागलपन का शिकार हो जाता है वो। अच्छा, मतलब मानसिक रोग। हाँ, तो सबसे पहले कोई ना कोई डर बैठा रहता है, उस डर को आप दूर कर दीजिए, आप कोई भी पैथी में फिर इलाज कर सकते हैं। जी। तो ये है मतलब कि अध्ययन जो है पूरे परिवेश का होता है। हाँ, है। परिवेश का, परिवेश का अध्ययन जो है वो होता है। रूट काज क्या है ये पहले पकड़िए। जी। डिसीज की वजह क्या है उसको पहले पकड़िए। जी। उसके बाद आपको आपकी चिकित्सा आसान हो जाएगी। अच्छा, बहुत आम है इन दिनों में, विशेष करके पालकों को ये कहते सुने जा सकते हैं कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में है। तो ये डिप्रेशन की स्थिति क्यों बन रही है? तो इसमें मैं यही कहूँगा, बच्चे क्यों जा रहे हैं? ऐसे केसेस मैंने बहुत साल किए हैं। जी। तो इसके पीछे एक ही वजह है, हम पेरेंट्स भी दोषी होते हैं। जी। आपने उसको अच्छे मार्क्स, अच्छे वो कंपटीशन की भावना इतना उसमें भर दिए हैं कि उस न खेल पाता, न सोच पाता, न कुछ। दबाव, बहुत दबाव। तो मेंटल प्रेशर तो आपने दे दिया, तो तुम इतना नंबर कैसे नहीं आया, वो बच्चा 90 आया, तुम्हारा 85 कैसे आ गया। तो मैंने वो कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, अंतर्द्वंद वहां से स्टार्ट होता है वो। तो उसके लिए पालक ही जिम्मेदार है, उसको छोड़ दीजिए, ज्यादा जोर मत दीजिए, ये करना है करो भाई, तुम्हारी मर्जी है। ये है कि वॉच करना है कि कहीं गलत उसमें तो नहीं जा रहा है। जी हाँ। बाकी उसको बारंबार यदि आप कुरेदेंगे, बार बार उसको रिमाइंड करेंगे, तो जैसे ठीक उसी तरह से इम्पल्स ऑफ थॉट काम करते हैं। जैसे लकड़ी में रस्सी को आप बार बार रगड़ें, तो बल पड़ जाते हैं, वो उसमें स्पेस पड़ जाता है। जी। तो रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, वो रसरी आवाज जाते सिर पर परत निशान। जी हाँ। है। तो उसी तरह से ब्रेन इंजर्ड हो जाते, इम्पल्स ऑफ थॉट वो इंजर्ड हो जाते हैं। ये तो बहुत संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील। अगर पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं एक रस्सी से, तो ये तो बहुत संवेदनशील है। हाँ, अंग हमारा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप मत कीजिए। जी हाँ। तो हम बारंबार यदि उसको टोकेंगे, डांटेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन बच्चे का वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसमें मैं स्पष्ट कहूंगा, इसमें पालक जिम्मेदार होता है। जी हाँ। अब अगर कोई बच्चा अवसाद में चला गया, ठीक, और उसका स्वयं पर तो नियंत्रण है नहीं, हाँ, तो क्या किया जाए? आयुर्वेद किस तरह से मदद करता है इसमें? सबसे पहले उसकी काउंसलिंग होती है। जी। मैं आपको पहले ही बताया कि
रूट काज, इसका काज क्या है। एक एग्जांपल बताऊं कि हंसी भी आएगी। ऑफिसर, मैंने एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जी, अच्छे मेरे दोस्त हैं जी। अब वो बात करते करते या ठीक साइन करने के पहले, अच्छा, ये एक जी हाँ, तो बोले एक दिन बोले यार इसका कुछ ये होता कैसे है। जी, तो उनको मैं ट्रांस में ले गया, जी, हिप्नोटाइज करके ट्रांस में लिया, और उसके बाद में जब क्लास 2 में जब पहुंचा, जी हाँ, सर्दी उसको बार बार होती थी, तो नाक से वो पेंसिल में लिखने के पहले वो नाक हाथ से नाक को पहुंचता था। वो हैबिट बनी हुई थी, वो आदत सी बन गई थी। जी हाँ, उसको टिक्स स्पाज्म बोला जाता है इसमें। अच्छा, तो वो इस मैंने ठीक साइन करने के पहले या लिखने के पहले, मतलब ये भी कहीं ना कहीं हमारे स्वस्थ रहने में एक बाधक है, ये कह सकते हैं। ऐसी जो भी शारीरिक क्रिया होती है, तो उसमें एक तो काउंसलिंग, उसके बाद में मन चिकित्सक उसको रिकॉल मेमोरी में ले जा करके फिर उससे इंक्वायरी करके उसको दूर किया जाता है, ऑटोमेटिक वो फिर ठीक हो जाता है। मतलब इलाज है। हाँ, इसीलिए किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। अचेतन मन में जो बात बैठी है, जी, अचेतन मन में जो बात टेप हुआ है, जी हाँ, उसको वास करना है। कार्यक्रम के इस मुकाम पर अपने सभी दर्शकों से और विशेष करके पालकों से हम ये कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी स्थिति में अपने बच्चे की दूसरे के बच्चों से तुलना मत कीजिए, उस पर अनावश्यक कोई दबाव मत बनाइए। हर बच्चा अपने आप में विशेष है, उसमें विशेष योग्यताएं हैं, उसको पहचानिए और इस तरह के किसी भी रोग, किसी बीमारी, किसी अवसाद की स्थिति से अपने बच्चे को और अपने परिवार को बचाइए। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक आज पहुंच रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपसे अब जानना चाहेंगे कि ये जो मानसिक रोग है, इसमें तो आयुर्वेद ने बहुत मदद की है। इसके अलावा अगर इसे पहचानने की बात आती है तो नाड़ी परीक्षण जो है वो प्रणाली, उसके बारे में समझना चाहेंगे कि नाड़ी परीक्षण है क्या और किस तरह से इसके माध्यम से रोगों का पता लगाया जाता है। नाड़ी परीक्षण देखा जाए तो लुप्त होने के कगार में है, क्योंकि जी, ये ऐसी विधा है, ऐसी विद्या है, मैं तो कहता हूं हर चिकित्सक को इसको जानना चाहिए, चाहे वो किसी भी विधा का, किसी भी विधा का हो जी। तो इसमें वात, पित्त, कफ, आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, 3 ये आधार हैं। आधार। इसमें फोर्स, बैलेंस जी, इक्वल होना। यदि बैलेंस बिगड़ा है, जी हाँ, तो एक्सेस कौन सा है, माने अति कौन सा वात कर रहा है, पित्त कर रहा है, कफ कर रहा है, तो ये नाड़ी परीक्षण से मालूम होगा। अब ये तो रहा आपका आयुर्वेद का। एक्यूपंक्चर का बता रहा हूँ, चाइनीज मेडिसिन, इसमें आप 3 नाड़ी देखते हैं, वात, पित्त, कफ। चाइनीज मेडिसिन में 12 नाड़ी देखी जाती है। अच्छा, और ऑर्गन वाइज देखा जाता है, पर्टिकुलर ऑर्गन किस टाइम स्टिमुलेट होता, पर्टिकुलर फंक्शन, उसका मैक्सिमम फंक्शनिंग टाइम क्या है, तो उस टाइम को हम देख करके पर्टिकुलर किस ऑर्गन का फंक्शन का टाइम है। जी हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, हार्ट, पेरिकार्डियम, लीवर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर, हर एक ऑर्गन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि किस समय वो प्रोमिनेंट होता है। अब आयुर्वेद बोला कि हमको प्रातः भ्रमण किस समय करना चाहिए, 3 से 5। जी, ये ऑक्सीजन लंग का वो मैक्सिमम फ्लो ऑफ एनर्जी का टाइम लंग का है। मतलब फेफड़े जो हैं उस समय सबसे ज्यादा प्राणवायु जो है प्राणवायु लेता है। उसके बाद में फेफड़े के बाद लार्ज इंटेस्टाइन 5 से 7, मैंने शौच। अच्छा जी, शौच के 5 से 7 के बीच होना, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शनिंग टाइम मैक्सिमम फ्लो ऑफ एनर्जी 5 से 7 के बीच होगा। मतलब नाड़ी परीक्षण के बाद ये जो है सब कुछ समय सारिणी बनी हुई है, सभी समय सारिणी बनी हुई है। यदि आप इसको पकड़ लिए तो आपकी डायग्नोसिस फटाफट हो जाएगा। वही हम अक्सर देखते हैं कि चिकित्सक जो है वो इस तरह से कुछ नाड़ियों को दबाते हैं और रोगों का पता लगा लेते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता था
लेकिन आज ये बात यहाँ पर जो है वो साफ हो गई है कि इस तरह से जो है रोगों का पता लगाया जा सकता है और किस तरह से जो हृदय की धड़कन है वो हमारी धमनियों की जो धड़कन है उसके साथ साम में कैसा रखती है, और अगर असंतुलन होता है। ये भी बता सकते हैं कि जैसे मरणासन्न अवस्था में आया है या गंभीर अवस्था में है जी, आप ये काउंट करके बता सकते हैं कि ये व्यक्ति 1 घंटा जीवित रहेगा, 2 घंटा रहेगा, 2 दिन रहेगा, 72 घंटा रहेगा। ये अच्छा। आप यदि इसके जानकार हैं तो आप जी मैंने मतलब ये कह सकते हैं कि आप इतने घंटे की मेहमान है, इतने घंटे तक मतलब पूरी स्थिति जो है व्यक्ति की, उसके शरीर की, रोगों की, तो ये सब कुछ पता चल जाता है। सब पता चल जाता है। जी हाँ। अच्छा, ये तो बात हुई किस तरह से नाड़ी के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है रोगों का। आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक्यूपंचरिस्ट हैं, किस तरह से एक्यूपंचर जो है वो क्या मानसिक रोगों का भी इलाज करने में सक्षम होता है? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है जी। आप आयुर्वेद और एक्यूपंचर को जोड़े हैं। जी हाँ। एक्यूपंचर देखा जाए 5000 साल पुराना चिकित्सा पद्धति है। कोई मैं इसको चाइनीज पद्धति नहीं मानता हूँ, बल्कि जब हम स्टूडेंट के रूप में कोलंबो में थे और मदुराई में थे तो वहाँ टेम्पल है, डॉक्टर एंटन जोसेरिया जो बहुत बड़ी हस्ती हैं एक्यूपंचर, मेरे टीचर हैं कोलंबो में, अभी नहीं रहे। उन्होंने यहाँ मीनाक्षी टेम्पल में कार्तिकेय की मूर्ति में एक्यूपंचर पॉइंट उन्होंने वो करके पब्लिश किया था कि ये एक्चुअल चाइनीज नहीं, मैंने ये इंडियन है, भारतीय है। उसके बाद गुदना क्या है जी, कर्ण छेदन क्या है, नाक छेदन क्या है, ये जो हम पट्टा पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, सब तो एक्यूपंचर से रिलेटेड हैं। जी, तो कह सकते हैं कि एक्यूपंचर के विभिन्न जो पॉइंट्स हैं शरीर में, उसके माध्यम से हम रोगों का इलाज जो है वो कर सकते हैं। ठीक, तो डॉक्टर साहब एक स्वस्थ जीवन शैली, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे चलते चलते आपसे, एक स्वस्थ जीवन शैली आज के समय में क्या हो जिससे मानसिक रोग दूर ही रहे हमसे? आप निगेटिव सोचिए मत जी, पॉजिटिव सोचिए जी। किसी के बारे में निंदा छोड़ दीजिए, निंदा कभी किसी को मत कीजिए, ईर्ष्या नहीं कीजिए, बिल्कुल ईर्ष्या मत कीजिए जी, और आपका खान पान बिल्कुल संतुलित हो जी, आपको कोई व्याधि नहीं होगी, कोई डिसीज नहीं होगा। क्या बात है, बैलेंस, माने हर चीज बैलेंस में रखिए जी। तो इस मुकाम पर अब ये बहुत ही तय हो गई है बात कि एक स्वस्थ जीवन शैली, सात्विक भोजन और नियमित दिनचर्या, ये वो सारी विधियां हैं। आयुर्वेद ने इसके लिए समय सारिणी तैयार की हुई है और पूरी एक जीवन पद्धति तय की हुई है। अगर हम इसको अपनाते हैं अपने जीवन में तो फिर किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, और अगर रोग होता है तो आयुर्वेद इतना सक्षम है कि वो इन रोगों की पहचान भी कर सकता है और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज भी संभव है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होकर के उन्हें मानसिक रोगों के निदान में किस तरह से आयुर्वेद जो है वो एक रामबाण है, ये बताने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।